अरावली की पर्वतमालाओं के साए में, जहां पत्थरों तक में इतिहास की धड़कन सुनाई देती है, वहां एक ऐसी आग सुलग रही थी जो जल्द ही पूरे पश्चिम भारत को अपनी लपटों में लेने वाली थी। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी, यह स्वाभिमान, विश्वासघात और सत्ता की उस टक्कर की कहानी थी जिसने राजपूताना और गुजरात के बीच की सीमाओं को रक्त से रंग दिया। यह कहानी है मेवाड़ के उस सिंह की जिसके शरीर पर घाव थे लेकिन आत्मा अब भी अजेय थी। राणा सांगा। उस समय गुजरात सल्तनत अपने चरम पर थी। सुल्तान मुजफ्फर शाह II के शासन में राज्य समृद्ध था, लेकिन भीतर ही भीतर सत्ता संघर्ष की दरारें गहरी होती जा रही थीं। ईडर का छोटा सा राज्य जो अरावली की पहाड़ियों में बसा था, इस संघर्ष का केंद्र बन चुका था। वहां के शासक को हटाकर गुजरात सल्तनत ने अपने समर्थक को बैठा दिया था। एक ऐसा कदम जिसने राजपूतों के गर्व को ललकार दिया। ईडर केवल एक किला नहीं था, वह सम्मान था, और जब सम्मान पर चोट होती है तो तलवारें म्यान में नहीं रहती। राणा सांगा ने यह चुनौती स्वीकार की। मेवाड़ के दरबार में उस दिन सन्नाटा था। मशालों की रोशनी में चमकते हुए कवच और तलवारें जैसे आने वाले तूफान की गवाही दे रहे थे। सांगा अपने सिंहासन पर नहीं, बल्कि भूमि पर खड़े थे, जैसे वह स्वयं युद्ध का हिस्सा हों। ईडर केवल भूमि नहीं, यह हमारी प्रतिष्ठा है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गर्जना छिपी थी। दरबार में बैठे हर सरदार की मुट्ठी कस गई। आदेश दिया गया, सेना तैयार हो। कुछ ही दिनों में अरावली की घाटियों में घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। केसरिया ध्वज हवा में लहराने लगा। हजारों राजपूत योद्धा, जिनकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, ईडर को मुक्त कराना। दूसरी ओर गुजरात सल्तनत भी तैयार थी। भारी सेना, घुड़सवार, तुर्की तीरंदाज और युद्ध हाथियों के साथ उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्हें विश्वास था कि एक घायल राजपूत राजा उनके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन वे यह भूल गए थे कि सामने कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि इतिहास का तूफान खड़ा था। ईडर के किले के पास मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो समय जैसे ठहर गया। हवा में धूल थी और उस धूल में आने वाले रक्तपात की गंध घुली हुई थी। एक क्षण के लिए दोनों ओर सन्नाटा छा गया, फिर अचानक शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हो गया। राजपूतों ने सीधा आक्रमण किया। उनकी तलवारें सूर्य की किरणों में बिजली की तरह चमक रही थीं। हर हर महादेव की गूंज ने वातावरण को हिला दिया। घोड़े हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और देखते ही देखते युद्ध का मैदान रक्त से भर गया। गुजरात की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया। तीरों की बारिश होने लगी। हाथी आगे बढ़े, धरती कांप उठी, लेकिन सांगा अग्रिम पंक्ति में थे। एक और तीर उनके कंधे में आ लगा। उन्होंने उसे तोड़कर फेंक दिया। उनकी आंखों में केवल एक ही चीज थी, विजय। उन्होंने अपने सैनिकों को संकेत दिया। अचानक पहाड़ियों में छिपी टुकड़ियां बाहर निकल आईं। यह चाल गुजरात की सेना ने सोची भी नहीं थी। पीछे से हुए इस आक्रमण ने उनकी पंक्तियां तोड़ दी। अराजकता फैल गई। घोड़ों की टापें, तलवारों की टंकार और सैनिकों की चीखें सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे देखकर आकाश भी कांप उठा। राणा सांगा ने सीधे शत्रु के केंद्र पर हमला किया। उनका वार इतना तेज था कि सामने आने वाला कोई भी सैनिक टिक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे युद्ध का रुख बदलने लगा। गुजरात की सेना पीछे हटने लगी। सूर्य अस्त होने लगा और उसके साथ ही विजय का रंग भी लाल हो चुका था। ईडर का किला फिर से राजपूतों के अधिकार में था, लेकिन यह केवल एक जीत नहीं थी। यह संदेश था कि जब तक राणा सांगा जीवित हैं, तब तक राजपूताना झुकेगा नहीं। रात को जब अग्नियां जलीं, तो सैनिकों ने विजय का उत्सव मनाया, लेकिन सांगा शांत थे। वे दूर खड़े आकाश को देख रहे थे। उनके घाव अभी भी ताजा थे, लेकिन उनकी आत्मा और भी प्रज्वलित हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता था यह अंत नहीं, यह तो आने वाले और भी भयानक युद्धों की शुरुआत है। अरावली की घाटियों में रात गहराती जा रही थी। आग की लपटें हवा में कांप रही थीं और उनके बीच खड़े सैनिकों के चेहरों पर थकान और विजय दोनों की छाया साफ दिखाई दे रही थी। ईडर का किला अब फिर से राजपूतों के अधीन था, लेकिन इस जीत के पीछे छिपा तूफान अभी थमा नहीं था। राणा सांगा अपने शिविर के बाहर खड़े थे। घावों से रक्त अब भी रिस रहा था।
पर उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी। उनकी एकमात्र आंख दूर अंधेरे में देख रही थी, जैसे वह आने वाले समय को भांप रही हो। एक सरदार धीरे से उनके पास आया। महाराणा, ईडर सुरक्षित है। शत्रु पूरी तरह पीछे हट चुका है। सांगा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, यह केवल रूप बदलता है। उनके शब्दों में एक अजीब सन्नाटा था। दूसरी ओर गुजरात सल्तनत के दरबार में बेचैनी फैल चुकी थी। सुल्तान मुजाफर शाह डने को जब ईडर की हार का समाचार मिला तो उसका चेहरा क्रोध से भर उठा। एक घायल राजपूत हमारी सेना को हरा गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक अमीर ने धीरे से कहा, जहां पनाह वह केवल एक राजा नहीं, वह युद्ध का तूफान है। यह पहली बार था जब गुजरात दरबार ने भय को महसूस किया। उधर ईडर में राणा सांगा ने केवल विजय का उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने व्यवस्था स्थापित करनी शुरू कर दी। किले की दीवारों की मरम्मत, सैनिकों की तैनाती और स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन, यह सब उनकी दूरदर्शिता को दर्शा रहा था, क्योंकि वह जानते थे सत्ता जीतना आसान है, उसे संभालना कठिन। कुछ ही दिनों में पूरे राजपूताना में यह खबर फैल गई, ईडर मुक्त हो गया है। छोटे छोटे किलों और रियासतों में बैठकर राजपूत सरदार अब मेवाड़ की ओर देखने लगे। एक नया विश्वास जन्म ले चुका था, लेकिन इसी विश्वास ने एक और तूफान को जन्म दिया। गुजरात सल्तनत ने प्रतिशोध की तैयारी शुरू कर दी। भारी सेना फिर से संगठित की गई। नए सैनिक भर्ती किए गए। घुड़सवार, तीरंदाज और युद्ध हाथियों की संख्या बढ़ाई गई। इस बार लक्ष्य केवल ईडर नहीं था, लक्ष्य था राणा सांगा। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक बार फिर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। रात के अंधेरे में सांगा अपने प्रमुख सरदारों के साथ बैठे थे। उनके सामने एक नक्शा फैला हुआ था, वे फिर आएंगे। एक सरदार ने कहा। सांगा मुस्कुराए, और हम तैयार रहेंगे। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, सीधा युद्ध नहीं, बल्कि चाल, भूगोल और समय का उपयोग। उन्होंने अपने सैनिकों को पहाड़ियों में तैनात किया। घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई गई। हर रास्ते पर नजर रखी गई। यह केवल युद्ध नहीं था, यह शिकार था। कुछ दिनों बाद गुजरात की विशाल सेना ईडर की ओर बढ़ी। उनके कदमों से धरती कांप रही थी। धूल का गुब्बार आकाश को ढक रहा था। उन्हें विश्वास था कि इस बार जीत उनकी होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे एक जाल में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही सेना घाटियों में पहुंची, अचानक शंखनाद गूंज उठा। ऊपर पहाड़ियों से तीरों की बारिश शुरू हो गई। गुजरात की सेना घबरा गई। उससे पहले कि वे संभल पाते, चारों ओर से राजपूतों ने हमला कर दिया। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगीं। राणा सांगा स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। उनका हर वार बिजली की तरह गिर रहा था। शत्रु के सैनिक एक एक कर गिरने लगे। घाटियां रक्त से भर गईं। चीखें, गर्जना और धातु की टंकार सब मिलकर एक भयानक संगीत बना रहे थे। गुजरात की सेना टूटने लगी। उनका आत्मविश्वास भय में बदल चुका था। और फिर अंतिम प्रहार हुआ। राजपूत सेना ने पूरी शक्ति के साथ धावा बोला। गुजरात की सेना पीछे हटने लगी, फिर भागने लगी। विजय फिर से सांगा की थी, लेकिन इस बार यह केवल जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। राजपूताना अब झुकेगा नहीं। सूर्य अस्त हो चुका था, आकाश लाल था, और धरती भी। राणा सांगा युद्ध भूमि के बीच खड़े थे। उनकी सांसें भारी थीं, शरीर घायल था, लेकिन उनकी आत्मा पहले से भी अधिक प्रज्वलित थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, यह तो बस शुरुआत है। और सच में क्षितिज के उस पार एक और बड़ा तूफान जन्म ले रहा था, जो जल्द ही पूरे भारत का इतिहास बदलने वाला था। अरावली की घाटियों में सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि युद्ध की गंध फिर से हवा में घुलने लगी। रात की विजय के बाद भी वातावरण में शांति नहीं थी, क्योंकि हर योद्धा जानता था यह अंत नहीं है। राणा सांगा अपने शिविर से बाहर आए। उनके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, पर कवच उतारा नहीं गया था, मानो उनका शरीर विश्राम चाहता हो, पर आत्मा युद्ध के लिए तैयार खड़ी हो। उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखा। धूल का एक नया गुब्बार उठ रहा था। एक सैनिक तेजी से दौड़ता हुआ आया। महाराणा, गुजरात की सेना फिर लौट रही है। इस बार संख्या पहले से दोगुनी है। सांगा की आंखों में हल्की सी चमक आई। अच्छा है, अब वे सीखेंगे। उनकी आवाज शांत थी,
लेकिन उसमें आने वाले विनाश की चेतावनी छिपी थी। गुजरात की ओर सुल्तान मुजफ्फर शाह दुआ अब अपमान सहन नहीं कर पा रहा था। उसने इस बार अपने सबसे शक्तिशाली सरदारों को भेजा, या तो ईडर वापस लाओ या फिर लौटना मत। उसका आदेश स्पष्ट था। भारी सेना फिर से चली, घुड़सवार, तीरंदाज, हाथी और उनके साथ बदले की आग। ईडर के आसपास की पहाड़ियां अब एक जाल बन चुकी थीं। राणा सांगा ने अपने सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया। हर घाटी, हर मोड़, हर संकरी राह पर नजर रखी जा रही थी। यह अब खुला युद्ध नहीं था, यह शिकार था। जैसे ही गुजरात की सेना घाटी में उतरी, अचानक हवा चीरती हुई एक सीटी गूंजी और अगले ही पल तीरों की वर्षा शुरू हो गई। ऊपर पहाड़ियों से राजपूतों ने हमला कर दिया। गुजरात की सेना चौंक गई। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घोड़े बेकाबू होने लगे, हाथियों में भगदड़ मच गई और फिर चारों ओर से तलवारें टूट पड़ीं। राणा सांगा स्वयं सबसे आगे थे। उनका घोड़ा धूल को चीरता हुआ दुश्मन के बीच घुस गया। एक अफगान सरदार ने उन पर वार किया, लेकिन सांगा का पलटवार इतना तेज था कि वह उसी क्षण धरती पर गिर पड़ा। उनके हर वार में आग थी, हर कदम में विजय की जिद। युद्ध भयानक हो चुका था। धूल, धुआं और रक्त मिलकर आकाश को ढक रहे थे। चीखें, गर्जना और तलवारों की टंकार सब एक साथ गूंज रहे थे। गुजरात की सेना अब बिखरने लगी थी, लेकिन इस बार उन्होंने जल्दी हार मानने का इरादा नहीं किया। उनके एक सरदार ने जोर से पुकारा, घेर लो उसे, वही उनकी ताकत है। अचानक कई सैनिक एक साथ राणा सांगा की ओर बढ़े। कुछ क्षणों के लिए सांगा चारों ओर से घिर गए, लेकिन अगले ही पल उनकी गर्जना गूंजी, हर हर महादेव, और उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि घेरा टूट गया। उनका घोड़ा आगे बढ़ा, तलवार बिजली की तरह गिरी और शत्रु की पंक्तियां चीर दी गईं। यह दृश्य देखकर राजपूत सेना का जोश और बढ़ गया। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ धावा बोला। अब युद्ध एकतरफा होने लगा था। गुजरात की सेना पीछे हटने लगी, फिर भागने लगी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उसकी लाल रोशनी में युद्ध भूमि खून से रंगी हुई थी। राणा सांगा धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी सांसें भारी थीं, शरीर घायल था, लेकिन उनकी आंखों में विजय की चमक थी। ईडर एक बार फिर सुरक्षित था, लेकिन इस बार यह केवल रक्षा नहीं थी, यह प्रभुत्व था। रात को जब सब शांत हुआ तो सांगा अकेले खड़े थे। उनके एक सरदार ने पूछा, महाराणा, अब आगे क्या? सांगा ने धीरे से उत्तर दिया, अब इतिहास हमारा इंतजार कर रहा है। दूर कहीं आकाश में बादल गरज रहे थे, मानो आने वाले और भी बड़े युद्ध की घोषणा कर रहे हों। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक जलती हुई बेचैनी छिपी थी। ईडर का किला खड़ा था, अडिग, मौन, पर उसके चारों ओर इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण आकार ले रहा था। राणा सांगा प्राचीर पर खड़े थे। उनकी दृष्टि दूर तक फैली हुई थी। शरीर अब भी घावों से भरा था, पट्टियां रक्त से भीगी थीं, लेकिन उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित थी। नीचे मैदान में गुजरात सल्तनत की अंतिम और सबसे विशाल सेना उतर चुकी थी। सुल्तान मुजफ्फर शाह डोई ने इस बार कोई चूक नहीं छोड़ी थी। यह केवल युद्ध नहीं था, यह प्रतिष्ठा की अंतिम बाजी थी। हजारों सैनिक, सैकड़ों घुड़सवार, विशाल युद्ध हाथी और उनके साथ एक ही लक्ष्य, ईडर को वापस लेना या मर जाना। राणा सांगा ने धीरे से अपनी तलवार उठाई। आज निर्णय होगा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गूंजती हुई गर्जना ने हर सैनिक के हृदय में आग जला दी। शंखनाद हुआ, ढोल गूंजे और फिर धरती कांप उठी। गुजरात की सेना ने इस बार सीधे और पूरी शक्ति से आक्रमण किया। हाथी आगे बढ़े, उनकी चिंगाड़ से पहाड़ियां गूंज उठीं। घुड़सवारों ने चारों ओर से घेरा बनाया। यह सीधा, क्रूर और निर्णायक प्रहार था, लेकिन राणा सांगा तैयार थे। उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का संकेत दिया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे राजपूत सेना दब रही है। गुजरात की सेना आगे बढ़ी और उसी क्षण जाल बंद हो गया। चारों दिशाओं से राजपूतों की छिपी हुई टुकड़ियां निकल पड़ीं। पहाड़ियों से पत्थर और तीर बरसने लगे। घाटियों में धूल का तूफान उठ गया। गुजरात की सेना अचानक घिर चुकी थी। आक्रमण! राणा सांगा की गर्जना गूंजी और फिर राजपूतों ने ऐसा धावा बोला कि समय भी कांप उठा। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं, घोड़ों की टापों से धरती फटने लगी। हर ओर केवल युद्ध था और उस युद्ध के केंद्र में
राणा सांगा, उनका घोड़ा, शत्रु की पंक्तियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक तीर उनके सीने में आ लगा। कुछ क्षण के लिए समय रुक गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उस तीर को अपने हाथ से खींचकर बाहर फेंक दिया। रक्त बहने लगा, पर उनकी आंखों में आग और भी तेज हो गई। हर हर महादेव! उनकी गर्जना ने पूरे मैदान को हिला दिया। उन्होंने सीधा शत्रु के केंद्र पर हमला किया। उनका हर वार मृत्यु बनकर गिर रहा था। सैनिक एक एक कर गिरते जा रहे थे। गुजरात की सेना अब टूटने लगी थी। सुल्तान के सरदारों ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने सांगा को घेरने की कोशिश की। चारों ओर से तलवारें उठीं, लेकिन वह क्षण इतिहास में अमर हो गया। राणा सांगा ने अपने घोड़े को मोड़ा और बिजली की गति से ऐसा प्रहार किया कि घेरा टूट गया। उनकी तलवार सूर्य की किरणों में चमकी और अगला ही पल शत्रु की पंक्तियां चीर दी गईं। अब युद्ध समाप्ति की ओर था। गुजरात की सेना भागने लगी। हाथियों में भगदड़ मच गई। ढोल की आवाज चीखों में बदल गई। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लाल था, धरती भी। राणा सांगा युद्ध भूमि के बीच खड़े थे। उनकी सांसें भारी थीं, शरीर लहूलुहान था, लेकिन उनकी आत्मा अजेय थी। ईडर की अंतिम विजय हो चुकी थी। यह केवल एक किले की जीत नहीं थी, यह एक विचार की जीत थी। स्वाभिमान की रात को अग्नियां जलीं। सैनिकों ने विजय का उत्सव मनाया, लेकिन सांगा अकेले खड़े थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। यह केवल जीत नहीं, यह चेतावनी है। हवा ठंडी हो गई, लेकिन इतिहास गर्म हो चुका था, क्योंकि उस दिन ईडर में केवल एक युद्ध नहीं जीता गया, उस दिन एक नाम अमर हो गया, राणा सांगा।